Hello everyone, welcome you all in the physics class. ऑफलाइन क्लासेस में हमने ऑप्टिक्स तक कंप्लीट कर दिया है और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, इसको जानने से पहले, इसको समझने से पहले हमको सबसे पहले वेव का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. वेव है क्या, ठीक है. तो सबसे पहले हम वेव को डिफाइन करेंगे. वेव को डिफाइन करने के बाद फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ मूव करेंगे और फर्दर हम आपको ये समझाएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है. और वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है और कैसे जनरेट होता है, वो सारी चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग वेव को डिस्कस कर लेते हैं. वेव है क्या, क्योंकि बिना वेव को समझे हम समझ नहीं सकते, ठीक है. क्योंकि इसमें आप देखो जो चैप्टर है उसमें वेव वर्ड यूज हुआ है, ठीक है. तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेव को डिटेल से पढ़ेंगे. वेव कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वेव क्या होता है, उसके बाद ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है. तो वेव है क्या, वेव को हम बोल सकते हैं इट इज ए kind of disturbance. It is a kind of disturbance which travels from one point to another point. It travels from one point to another point using the medium or free space. फ्री स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम. क्लियर. तो वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो क्या हो रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है, ठीक है. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जो साउंड है वो क्या है, एक वेव है. साउंड क्या है, एक वेव है, एक डिस्टर्बेंस है जो मैंने क्रिएट करा, ठीक है. और ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए भी क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, ठीक है. तो जैसे ही मैंने यहाँ से मैंने बोला, ठीक है, तो मेरे वोकल कार्ड में क्या हुआ, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, फिर वहां से एक एनर्जी क्रिएट हुई. वो एनर्जी इस मीडियम पार्टिकल में जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसने उस एनर्जी को रिसीव किया, ठीक है. और वो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं. वो खुद मीडियम पार्टिकल खुद नहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, वो बस क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी बाईपास करते जा रहे हैं, ठीक है. मतलब वो एनर्जी को क्या किया गया, उन्होंने दूसरे को पास कर दिया. फिर ऐसे इस प्रोसेस से क्या हो गया, वो एनर्जी जो है जो आपका लिसनर है उस तक वो एनर्जी क्या हो गई, पहुंच गई. बात समझ पा रहा हूँ ना. तो जो हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको क्या बोल रहे हैं, हम लोग डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं. तो जो हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस क्या हो गया, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, ठीक है. किसको यूज किया उसने, जो मीडियम अभी आप हमारे आसपास अवेलेबल है, ठीक है, वो क्या है, वो मीडियम क्या है, एयर है. क्या है, एयर, ठीक है. तो इसे एयर मीडियम को यूज करके उसने क्या किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल कर लिया, ठीक है. वो बहुत सारी अलग बातें हैं अभी इसमें कि वो सॉलिड मीडियम को भी यूज कर सकता है, लिक्विड मीडियम को भी यूज कर सकता है, ठीक है. हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बस हम ये बोल रहे हैं आपको कि वेव ट्रैवल करने के लिए, वेव ट्रैवल करना मतलब एनर्जी ट्रैवल करना, ठीक है, एनर्जी मूव करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए. एक एग्जांपल दिया. अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा ही मीडियम चाहिए. फॉर एग्जांपल आप लाइट को ले लो. क्या ले लो, लाइट को. तो सन से जो लाइट आ रही है उसको मीडियम की जरूरत हो तो भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है. बात समझ पा रहे हो ना. जैसे अगर आप देखो तो अर्थ और सन के बीच में जो फ्री स्पेस है, जिसको हम वैक्यूम बोल रहे हैं, ठीक है, वहां पे तो कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, वहां पे तो कोई मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्रेजेंट नहीं है. तो वहां पे एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुई, वहां का एनर्जी को कौन लेके आया, समझ पा रहे हो ना. तो लाइट एक अलग तरह का एग्जाम, एक अलग तरह का वेव है, ठीक है. लाइट को हम पार्टिकल नेचर भी बोलते हैं, लेकिन आप जो कि क्लास 12th में हो तो इतना तक तो आप जानते ही हो कि जो लाइट होता है वो डिबल नेचर शो करता है. तो लाइट पार्टिकल नेचर भी है लाइट के पास, और वेव नेचर भी है. तो लाइट क्या है, एक तरह का वेव है, ठीक है, जो क्या हो रहा है, एनर्जी को लेके आ रहा है, ठीक है, सन से अर्थ को, ठीक है, या फिर सन से लेकर किसी भी ऑर्बिट को अगर एनर्जी चाहिए तो क्या हो रहा है, सन से रिसीव कर रहा है. तो उसके लिए मीडियम की जरूरत है भी और नहीं भी है तो ठीक है, नहीं है तो भी वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है.
तो जो वेव है तो उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल दिया, एक डिस्टरबेंस है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। मीडियम को यूज भी कर सकता है, मीडियम को यूज नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब ये इसके बेसिस पे मीडियम को यूज कर सकता है नहीं कर सकता है, इसके बेसिस पे वेव दो तरह के होते हैं। ठीक है, अगर वो मीडियम को यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, ठीक है। और अगर वो मीडियम को यूज नहीं कर रहा है, तब कॉन्सेप्ट आया किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको क्या बोल सकते हो? रिक्वायर्ड मीडियम। इसको बोल सकते हो नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। बात समझ पाए? ठीक। अब थोड़ा सा हम और इसके आगे चल के बात करते हैं कि ये जो मीडियम है, जब जैसे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो ये मीडियम के जो पार्टिकल हैं किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे जो साउंड है उसको हम बोला करते थे लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोला करते थे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल ही क्यों बोला गया, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जैसे ही आपने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो जो मीडियम के पार्टिकल है वो क्या करने लग जाते हैं? ऑसिलेट करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? ऑसिलेट या वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जैसे आपने अपने माउथ से एक एनर्जी क्रिएट करी, एक साउंड क्रिएट करा, मैं साउंड बोलूँ या एनर्जी बोलूँ, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है। तो वो उसको एनर्जी को लेकर कौन जा रहा है? मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि मॉलिक्यूल्स या एटम जो मीडियम प्रेजेंट है वही क्या कर रहा है, उसको लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी लेके जा रहे हैं उस दौरान ये पार्टिकल किस तरह का मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो वेव, जो मैकेनिकल वेव है, अगेन इसको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, जो पार्टिकल मीडियम में प्रेजेंट हैं वो किस तरह का मोशन कर रहे हैं, उस मोशन के बेसिस पे जो मैकेनिकल वेव है उसको हमने क्या कर दिया, फर्दर कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो अगर जो मीडियम के पार्टिकल है, जैसे एनर्जी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मतलब कि मेरे एकदम लाइन ऑफ साइड पे बोल सकते हो, ठीक है, तो अगर जो एनर्जी है एकदम स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, तो जो मीडियम का पार्टिकल है, जो मीडियम प्रेजेंट है, वो किस तरह का मोशन कर रहा है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब वेव मूव करता है तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं, ठीक है, उनमें क्या आता है, वेरिएशन आता है। जो मीडियम का पार्टिकल है उसमें कुछ, जो मीडियम उसमें चेंज आता है, मतलब कि मीडियम का प्रेशर चेंज होता है, मीडियम का डेंसिटी चेंज होता है, मीडियम का टेम्परेचर चेंज होता है। आप समझ पा रहे हो ना? तो सारी जो फिजिकल कंडीशन है मीडियम की क्या होने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं। बात समझ पा रहे हो ना? इवन क्या होता है, जब डेंसिटी क्रिएट हुई तो उसमें कुछ रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन जैसा, हमको रेयरफ्रैक्शन मतलब आप बोल सकते हो कि मीडियम के पार्टिकल क्या, वहाँ पे उनकी जो डेंसिटी है बहुत कम हो गई। ठीक है, और आप आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पे आप देखोगे जो मीडियम पार्टिकल हो गए बहुत ही क्लोज आएगा, उसको बोलते हैं कंप्रेशन हो गया, जब मीडियम पार्टिकल कंप्रेस हो गए, उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। बस बढ़ना। तो ऐसा देखा गया है कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। मतलब अगर एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो इस तरह से ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं? ऑसिलेट, टू एंड फ्रो मोशन। ये इनका बोला मीन पोजिशन, मतलब जहाँ पे वो स्टेबल थे, ठीक है, तो उसके अराउंड वो क्या करते हैं, अप एंड मतलब टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। फिर आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे मतलब वन पोजिशन पे आएंगे। इस तरह का अगर मोशन हो रहा है उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर? तो इसके बेसिस पे जो मैकेनिकल वेव है उसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक को बोला गया हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोला गया? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और दूसरे को क्या बोला गया? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर हुआ? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, इसमें होता है मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट perpendicular to the direction of wave propagation। अब ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इसलिए हो गया कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, एनर्जी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। टेक्निकल टर्म में क्या बोल रहे हैं,
डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो अगर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन ये है तो एनर्जी कैसे मीडियम के पार्टिकल किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर मीडियम के पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। और अगर मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल कर लीजिए, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और यहाँ पे क्या होता है, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल तो बहुत आसान है, साउंड वेव। मैंने एग्जांपल दे दिया, साउंड में कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन ए स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसको मैंने क्या कर दिया, एक जर्क दिया, एक ऐसे एक स्ट्रिंग लिया, उसमें एक जर्क दिया, ठीक है, बस बनाना। तो एनर्जी क्या हो रही है, जैसे यहाँ से मैंने हैंड को मूव किया तो मैंने भी एनर्जी उस स्ट्रिंग को ट्रांसफर किया, तो एनर्जी क्या हो गई, इस स्ट्रिंग में चली गई, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। तो वो स्ट्रिंग में जो एनर्जी है वो कैसे जा रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग कुछ इस तरह का शेप बनता हुआ नजर आता है आपको। अगर आप स्ट्रिंग को देखो, अगर मैंने यहाँ से जर्क दिया तो स्ट्रिंग में कुछ इस तरह का शेप बनता हुआ आपको नजर आता है, बात समझ पा रहे हो ना। तो इसमें क्या हो रही है, एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो गई, इस पॉइंट पे पहुंच गई, इस पॉइंट पे पहुंच गई। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर दिया, यहाँ पे समथिंग कुछ जो है कुछ इस तरह का आपने एक डिजाइन बना करके इसमें एक अगर रिंग लगा दिया, इसमें एक रिंग लगा दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये रिंग क्या करेगा, इसी जो ये आपने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, इस कंस्ट्रेंट के अंदर क्या होगा, ये जो रिंग है वो क्या करेगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा। तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप तुरंत मूव करेगा, उसको एनर्जी उसके तक गई होगी, उसके तक एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी, तभी तो मूव कर रहा होगा। दैट मीन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक जर्क क्रिएट किया, एनर्जी ट्रांसफर किया, तो एनर्जी इस स्ट्रिंग से पास करते हुए यहाँ पे पहुंच गई। और इस दौरान जो एनर्जी मूव करी है उसमें आपको ऐसा फील होता है कि ये स्ट्रिंग जा रहा है, स्ट्रिंग नहीं जा रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो मीडियम के पार्टिकल यहाँ पे जो सारे मीडियम के जो पार्टिकल अभी इस लाइन पे स्टेबल थे, ठीक है, वही मीडियम के पार्टिकल, ये वाले जो मीडियम के पार्टिकल है वो ऊपर चले गए, ये वाले मीडियम के पार्टिकल कहाँ चले गए, नीचे चले गए, ये वाले मीडियम के पार्टिकल क्या चले गए, ऊपर, ठीक है। तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं और उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन या डायरेक्शन ऑफ वेव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इस चीज को, डायरेक्शन ऑफ वेव। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो कैसे मूव कर रही है, अप एंड डाउन मोशन, पार्टिकल अप एंड, एनर्जी नहीं, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का मोशन हो रहा है मीडियम के पार्टिकल का, तो उस तरह के वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। बात समझ में आया। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इन दोनों के एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो जो बोला जाता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर का। बाकी भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपसे चर्चा नहीं करी है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा अभी, बस एज ए नॉलेज आप इसको अपने पास रखिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। क्यों ट्रांसवर्स होता है वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। बस अभी के लिए जो मैकेनिकल वेव है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव, दो तरह का होता है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर का। और एक और थर्ड काइंड का वेव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं, मैटर वेव। क्या बोलते हैं इसको, मैटर वेव। मैटर वेव को आप ये बोल सकते हो कि जो मैटर होता है ना वो एज ए वेव बिहेव करता है। जो मैटर होता है, ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है, एज ए वेव बिहेव करता है। अगर एग्जांपल के देखो तो जो लाइट है, लाइट के अंदर बोला जाता है फोटॉन्स हैं। क्या है, फोटॉन्स, पार्टिकल नेचर है लाइट का भी, ठीक है। तो जो फोटॉन्स हैं वो खुद कैसे बिहेव करते हैं, एज ए वेव बिहेव करते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस बोला था कि जो हमारा मैटर होता है वो खुद एज ए वेव बिहेव करता है। और उसके लिए उन्होंने मतलब वेव की वेवलेंथ तक क्या कर दी थी उन्होंने, डिफाइन कर दिया फॉर्मूले से। और उन्होंने जो वेवलेंथ था वो क्या किसे दे दिया था, एच बाई टी से। किसे दे दिया था, एच बाई टी से। बात समझ पा रहे हो ना। तो जो मैटर वेव होता है, मैटर वेव कैसे क्या है, मैटर वेव का मतलब ये हो गया कि जो हमारा मैटर है वो खुद ऐसे वेव बिहेव करे, ठीक है। मतलब मैटर खुद एनर्जी लेकर ट्रांसफर करे, ठीक है। मैटर खुद क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ पा रहे हो ना। जैसे फोटॉन, हमसे बोलते हैं कि सन से फोटॉन्स आ रहे हैं, सन से क्या आ रहे हैं,
फोटॉन्स, एक्चुअली सन से एनर्जी आ रही है तो हम इसको दूसरे टर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि सन से क्या आ रहा है, फोटॉन्स आ रहा है। तो जब फोटॉन हमको रिसीव होता है तो वो क्या करता है, हमको एनर्जी देता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम मैटर वेव में बोल सकते हैं। ठीक है, कि मैटर वेव क्या है, मैटर वेव में मैटर खुद क्या कर रहा है, एनर्जी को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे हम बोले कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व। तो इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता था, एटम अगर न्यूक्लियस सॉरी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो एनर्जी लेके क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन को हम एज ए वेव भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स वो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। पास में कह रहा हूं ना। तो जो मैटर वेव है उसका हाइपोथेसिस फर्स्ट टाइम किसने दिया था, डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था मैटर वेव का। और वो डिफाइंड होता है आपका, उसका जो वेव का वेवलेंथ होता है वो डिफाइंड होता है h/p से, जहाँ पे h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट और p को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम नहीं, मोमेंटम दो तरह का होता है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आया। तो ये हमारा वेव का इंट्रोडक्शन है कि वेव है क्या, वेव कितने तरह के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। उनका नेचर लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सिर्फ क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। और जो मैटर वेव है वो एक अलग ही तरह का वेव है, जिसमें खुद मैटर क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है। मैटर खुद ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उस मैटर के ट्रांसफर होने की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनको ये खुद क्या कर रहे हैं, इनको मीडियम की जरूरत, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है, इनको मीडियम की जरूरत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये खुद ही ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर बोला जाए तो फोटोन जहाँ पे मीडियम नहीं था, ठीक है, तो क्या है, जहाँ पे मीडियम नहीं था वहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो मैटर वेव को बोल सकते हो, मैटर वेव भी को भी मीडियम की जरूरत है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ पा रहे हो ना। तो ये सारा क्या है, वेव का कॉन्सेप्ट है। वेव क्या है, वेव कितने टाइप के होते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हमारा साउंड वेव मूव कर रहा है तो साउंड वेव में क्या हो रहा है, जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, जो एनर्जी को जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते जा रहा है। कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन करके। ठीक है, उन्होंने टू एंड फ्रो मोशन किया, अगले वाले को ट्रांसफर कर दिया, फिर अगले वाला पार्टिकल क्या किया, टू एंड फ्रो मोशन किया, उसके अगले वाले को ट्रांसफर कर दिया। बात समझ पा रहा हूँ ना। तो क्या हो रहा है, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल वो क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। बात समझ पाए, क्लियर हुआ। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये क्या है, तो वहां पे तो क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर का भी हो सकता है और क्या ट्रांसवर्स नेचर का भी हो सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ऐसा बोला जाता है। मतलब उसको हम बताएंगे आपको आगे चल के, ठीक है, कि क्यों ऐसा है। अभी के लिए आप ये एक्सेप्ट करिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट करने की वजह से हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ भी ऑसिलेशन हो रहा है, वहाँ पे मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा था, यहाँ पे किसका ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन मीन्स वेरिएशन इन द फील्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। टाइम के साथ जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऑसिलेट कर रहा है, दैट मीन्स वो भी वैरी हो रहा है। और करस्पॉन्डिंग जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। बात समझ पा रहा हूँ ना। और जो दोनों फील्ड है वो क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और वो दोनों फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह का डायग्राम बना सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ इस तरह का डायग्राम आपके सामने बना सकता हूँ कि क्या है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ऐसे, और ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। मतलब मैं एक्स बोलूँ, वाई बोलूँ, इसको जेड बोलूँ, तो जो हमारा आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब इस अगर मैं एक यहाँ पे कुछ एक्सिस से ज्यूम कर लूँ, मतलब कि जो है आप ये बोल सकते हो, अगर रूम का मैं एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, वीडियो में मैं आपको विजुअलाइजेशन देना थोड़ा टफ काम है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी तरफ क्या गया हुआ है, एक आपका वाई एक्सिस गया हुआ है, ठीक है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन क्या है आपका,
जेड एक्सिस है, ठीक है, और इधर की तरफ क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये वेव है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, क्या जा रहा है, जो वेव का मोशन है, जो एनर्जी का मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस में है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो हमारा इस जेड एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहा है, ठीक है, इस जेड एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहा है। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके लॉन्ग वेरी कर रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये कुछ ऐसे। तो ये जो दोनों है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे प्लेन में है, और ये दोनों को दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ, ठीक है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। तो अगर मतलब एनर्जी डायरेक्शन जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर ये है, और ये भी इसी के परपेंडिकुलर है। तो वही मैंने दिखाने की कोशिश करी कि अगर ये डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और इसके परपेंडिकुलर ये है। बात समझ में आया। तो जो अभी के लिए आप ये को एक्सेप्ट करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं हमेशा ही, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और साथ में जब भी जनरेट करेगा तो हमेशा एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अभी के लिए आपको क्या समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is actually the combination of varying electric field and magnetic field, which is perpendicular to the direction of propagation, and these two are also perpendicular to each other, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और दोनों खुद क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं, और इस वे से क्या हो रही है, एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो रही है। बात समझ में आया कि इसमें भी एक्चुअली क्या, अगर आप ये बोलो सर यहाँ पे तो ऑसिलेशन हो रहा था, साउंड वेव में देखा जाए तो मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव में कौन, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन ऑसिलेट कर रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें कौन ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। कौन ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं दो प्लेन को दिखाना चाहूँ तो आप ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है, ये एक अलग प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, एक अलग प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये एक अलग प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। ग्राफ ऐसा बनाने का मतलब ये है, इस तरह का डायग्राम बनाने का मतलब ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक, बात समझ पा रहा हूँ ना। और दोनों खुद क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर हुआ। तो इसमें कौन ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और जबकि यहाँ पे कौन ऑसिलेट कर रहा था, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। मतलब कि ऑसिलेशन से ही क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है, ऑसिलेशन से ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्लियर। यहाँ भी ऑसिलेशन हो रहा था, और इस स्ट्रिंग वाले में क्या हो रहा था, यहाँ पे भी ऑसिलेशन हो रहा था, मीडियम पार्टिकल अबाउट परपेंडिकुलर हो रहा था, क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर। तो आप तीनों में ही आप देख रहे हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगेन जो ट्रांसवर्स टाइप का होता है, तो इसमें ऑसिलेशन जरूरी है, और वहाँ पे ऑसिलेशन मीडियम के पार्टिकल कर रहे हैं, यहाँ पे ऑसिलेशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट चीज जो हमको समझना है, ये समझना है कि सर ये परपेंडिकुलर ही क्यों होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हमको अगेन कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। किसी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो मैं बहुत इजीली आपको ये समझा सकता हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा टाइम के साथ, क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब टाइम के साथ वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ये तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वेरी करेगा, तो फ्लक्स वेरी करेगा, और फ्लक्स वेरी करेगा तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा, और करंट तभी आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। बात समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज द कॉज ऑफ कॉज्ड बाय द चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेरी होगा, क्लियर हुआ। लेकिन क्या ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का। किसका कॉन्सेप्ट आया, डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इसको हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है उसने क्या कर दिया, जो डिस्प्लेसमेंट करंट को हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया है, तो हम उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आया आपको।
तो हम जो है क्या करेंगे, बस एक छोटा सा व्यू देंगे आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का। उसके बाद फिर आप ये समझ पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट क्यों करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, मतलब कि अगर हमारा बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे करेगा, और अगर हमारा बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।